नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया के तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर सहित देश दुनिया की ताज़ा खबरें आप तक पहुँचती रहे। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मीडिया के साथ संवाद साधते हुए कहा कि अमरावती शहर सहित जिले में संभवतः आगामी सप्ताह से P1 व P2 की ऑड इवन पद्धति को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार को 2 दिनों का जनता कर्फ्यू लागू करवाया जाएगा, जिसके चलते सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानों को प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के दौरान खोला जा सकेगा। हालांकि इस समय सभी दुकानदारों को प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क व सैनिटाइजर आदि को लेकर सजग व सतर्क रहना होगा। इस समय जिला पालक मंत्री ने बताया कि अमरावती शहर से जिले में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा। साथ ही यदि अमरावती में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो प्रशासन द्वारा यहां पर लगातार 7 अथवा 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। विषय असा आहे, आपण जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर मग अमरावतीकडे बघितलं तर अमरावतीमध्ये बऱ्यापैकी कंट्रोल्ड आहे पिक्चर असं आपल्याला दिसेल। वो वाढतो आहे, प्रादुर्भाव त्याचा वाढतो नक्कीच आहे। ज्या ठिकाणी पहिले कंटेनमेंट झोन होते त्या ठिकाणी आता 1 किंवा दुप्पटच तिथे लोक आढळतात आणि जिथे नव्हते तिथे लोक आढळत आहेत। खऱ्या अर्थानं आपल्यामध्ये बिहेवियरल चेंज आणण्याची अतिशय गरज आहे। मास्कचं महत्त्व काय आहे, फिजिकल डिस्टन्स आपण कसा ठेवला पाहिजे, आपण स्वच्छता कशी ठेवली पाहिजे, आपण कोणासोबत बसतो आहे, कुठे बसतो आहे, तर ह्या बिहेवियरल चेंज जोपर्यंत आपण आणत नाही तोपर्यंत आपण याला कसं कंट्रोल करायचं। औषधं आहे, ट्रीटमेंट आहे, औषधाचा प्रोटोकॉल त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे, पण या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला कंट्रोल करायच्या असतील तर तुम्ही आम्ही प्रत्येकजण या गोष्टीसाठी जबाबदार आहे आणि मीच माझा रक्षक म्हणून आपण त्या ठिकाणी काम केलं पाहिजे। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में आज कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं सहित जिले से संबंधित अन्य कई मसलों को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस समय स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने जिलाधीश के समक्ष P1 व P2 की ऑड इवन पद्धति को खत्म करने का मसला उठाया। जिलाधीश ने भी विधायक खोड़के की इस मांग पर सकारात्मक रुख दर्शाया है। विधायक सुलभा खोड़के ने जिलाधीश शैलेश नवाल के समक्ष कहा कि अमरावती शहर सहित जिले में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के तहत P1 व P2 की ऑड इवन पद्धति लागू करने के साथ ही प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार को 2 दिनों के जनता कर्फ्यू का भी पालन करवाया जा रहा है। इससे जहां एक और स्थानीय व्यापारियों को प्रति सप्ताह मात्र 2 या 3 दिन का व्यवसाय करने का अवसर मिल रहा है, वहीं लोगों में भी दुकानों के खुले रहने अथवा बंद रहने को लेकर काफ़ी संभ्रम रहता है। ऐसे में कई बार लोगों को एक ही काम के लिए शहर में 2-2 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और शहर में काफ़ी भीड़भाड़ वाला वातावरण रहता है। अतः प्रशासन को चाहिए कि यदि प्रति सप्ताह शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू रखा जा रहा है तो ऑड इवन की पद्धति को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि विधायक सुलभा खोड़के ने इससे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुए वेबिनार में यह मसला उठाया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि अमरावती में कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर कड़े कदमों की जरूरत पड़ती है तो अमरावती की जनता लगातार 7 दिनों के लंबे लॉकडाउन के लिए भी तैयार है, किंतु ऑड इवन पद्धति व 2 दिनों के जनता कर्फ्यू जैसे उपायों से जनता काफ़ी त्रस्त हो गई है और ऐसे प्रतिबंधात्मक उपायों से कोरोना के संक्रमण को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः यदि अमरावती में जनता कर्फ्यू लागू रखना है तो P1 व P2 की पद्धति को रद्द किया जाए और सोमवार से शुक्रवार तक शहर की सभी दुकानों को एक साथ खुली रहने की अनुमति दी जाए। स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बुलाई गई एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है और यह सरकार संविधान का दुरुपयोग करते हुए जिन जिन राज्यों में भाजपा की सत्ता नहीं है उन राज्यों में कई तरह की दिक्कतें निर्माण कर रही हैं और उन राज्यों की सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी वाली सरकार संविधान की रक्षक है और महाराष्ट्र में संविधान का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पालक मंत्री ठाकुर के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान भाजपा की ओर से जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है, जबकि यह वक्त कोरोना से निपटने का है। यदि केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक उपाय योजनाएं तो आज यह महामारी इतनी तेज़ी से नहीं फैलती। उनके मुताबिक केंद्र सरकार देश को इस समय एक अलग राह पर ले जा रही है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक कार्य है और खुलेआम संविधान का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले मेलघाट व कर्नाटक में भी इस तरह सरकार गिराने का प्रयास किया गया था और अब राजस्थान की जन निर्वाचित राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के राज्यपाल भी भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं और वह राजस्थान की राज्य सरकार को सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे। केंद्र सरकार ज्या पक्षाची आहे तो पक्ष नेहमीच अरेरावी आणि फार उद्धटपणाने वागण्यासाठी फेमस आहे। आता राजस्थानमध्ये जे होतं आहे ते संविधानाची अवहेलना हे लोक करतात आहेत आणि असंवैधानिक त्या ठिकाणी रूप आपल्याला झालेलं दिसतं आहे आणि त्या सगळ्या गोष्टींसाठी राज्यपालांचा उपयोग केंद्र शासन करतं। जिले के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से वास्ता रखने वाले एक विधायक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी है। पता चला है कि विधायक महोदय को आज शाम ही किसी काम के लिए मुंबई रवाना होना था, किंतु इससे पहले उन्हें हल्का बुखार महसूस हुआ तो उन्होंने अपने सहित हमेशा अपने साथ रहने वाले अपने ड्राइवर, भतीजे व एक अन्य सहयोगी की स्वास्थ्य जांच करवाते हुए थ्रोट स्वैब सैंपल दिए, जिसमें से विधायक सहित उनके ड्राइवर की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते ही विधायक महोदय को तुरंत ही वलगांव रोड स्थित निजी कोविड अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। स्थानीय सिंधुनगर परिसर में रहने वाली 52 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान सोमवार की सुबह यहां के कोविड अस्पताल में मौत हो गई। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 50 पर जा पहुंची है। इस महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट विगत 22 जुलाई को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे इलाज हेतु यहां के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले गत रोज स्थानीय कोविड अस्पताल में जमजम नगर निवासी 52 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं निषाद कॉलोनी निवासी 49 वर्षीय पुरुष ने वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। विगत 2 दिनों के दौरान अमरावती में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो जाने के चलते जिले में सर्वत्र सनसनी व्याप्त है। इसके अलावा अमरावती में सोमवार को 25 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते यहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1766 पर जा पहुंचा है। सोमवार की सुबह 7 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की लैब से पॉजिटिव आई। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा देर शाम तक कोविड टेस्ट लैब से 8 अन्य लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है। विगत माह उजागर हुए शौचालय घोटाला मामले में मनपा की शिकायत पर नामजद किए गए 2 आरोपियों संदीप रायकवार व अनूप सारवान को स्थानीय सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने जिला व सत्र न्यायालय परिसर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि स्थानीय अदालत द्वारा इन दोनों आरोपियों की जमानत इससे पहले खारिज की जा चुकी है और वे हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए दोनों आरोपी कुछ दस्तावेज हासिल करने अमरावती के जिला व सत्र न्यायालय में आए थे। इस बात की गुप्त सूचना मिलने के चलते वहां पर पहले से तैयार बैठी पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को तुरंत ही धर दबोचा। बता दें कि इन दोनों आरोपियों ने मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे के समक्ष शौचालयों के निर्माण से संबंधित फर्जी बिलों की फाइल पेश करते हुए करीब 75 लाख रुपयों के अपहार का प्रयास किया था। इस बार अमरावती शहर में कक्षा 11वीं हेतु केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी और विद्यार्थियों को आवेदन करने सहित अपने दस्तावेजों की पड़ताल करने के लिए भी शाला अथवा मार्गदर्शन केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बता दें कि रविवार 26 जुलाई से कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु फॉर्म क्रमांक 1 भरने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो आगामी 1 अगस्त तक चलने वाली है। इस फॉर्म में विद्यार्थियों की प्राथमिक जानकारी का समावेश रहता है। वहीं फॉर्म के दूसरे हिस्से को कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भरा जाएगा। इस समय कोरोना के संकट व स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी बातों को ऑनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया समिति की वेबसाइट पर सभी विद्यार्थियों को अपना आवेदन व अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन तरीके से पेश करना है, जिसके बाद संबंधित शालाओं व मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा ऑनलाइन तरीकों से ही इन दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। यह काम आगामी 1 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद इस आवेदन फॉर्म के दूसरे हिस्से को भरना शुरू किया जाएगा, जिसके पश्चात प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कामों की समय सारणी भी घोषित की जाएगी। मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू की गई। 3 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष आज हुई सुनवाई में सरकार ने इस मामले को लेकर 5 सदस्यीय खंडपीठ के सामने सुनवाई कराने की मांग की है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने के संदर्भ में आ रही दिक्कतों से भी अदालत को अवगत कराया, जिसके बाद अदालत ने आगामी 1 सितंबर से इस याचिका पर प्रत्यक्ष सुनवाई करने का निर्णय देते हुए कहा कि सुनवाई पूरी होने तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी पद पर पद भर्ती न की जाए। बता दें कि मराठा समाज को शिक्षा क्षेत्र व सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण देने हेतु कानून बनाया गया है और उच्च न्यायालय ने मराठा समाज को शिक्षा क्षेत्र में 12% व सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण देने का आदेश दिया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसी विषय को लेकर सोमवार को
सर्वोच्च न्यायालय की 3 खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा से इनकार कर एक मांत्रिक के जरिए इलाज कराने वाली नवप्रसूता महिला की मांत्रिक के यहाँ इलाज कराने के दौरान मौत हो गई। यह घटना आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारणी तहसील के जूटपानी नामक गांव में रविवार की सुबह उजागर हुई। मृतक महिला का नाम झापल गांव निवासी सुखमनी रामचंद्र कासदेकर बताया गया है। वहीं इससे पहले इस महिला के नवजात बच्चे की 11 जुलाई को ऐसे ही अघोरी इलाज के चलते मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक झापल गांव निवासी सुखमनी कासदेकर की विगत 11 जुलाई को जूटपानी गांव के परिहार नामक भूमिका यानी मांत्रिक के घर प्रसूति हुई थी और उसने एक कम वजन वाले बच्चे को जन्म दिया था। इस संदर्भ में जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने जच्चा बच्चा को इलाज के लिए 11 जुलाई को ही धारणी के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर 6 घंटे के भीतर इस नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद इस नवप्रसूता महिला को 2 दिन पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया और यह महिला एक बार फिर उसी मांत्रिक के यहाँ इलाज कराने पहुंची। यह पता चलने पर आरोग्य विभाग के कर्मचारी भी उस गांव पहुंचे और इस महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती होने हेतु कहा गया। पश्चात इस महिला को 25 जुलाई की शाम मांत्रिक का इलाज खत्म होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर लगातार बिगड़ती स्थिति के चलते डॉक्टरों ने उसे अमरावती रेफर करने की बात कही, किंतु इस महिला व उसके रिश्तेदारों ने अमरावती जाने के लिए साफ तौर से इनकार किया और शनिवार की रात यह महिला अस्पताल से भागकर एक बार फिर उस मांत्रिक के घर पहुंची, जहां पर रात में ही इस महिला की मौत हो गई। इस बार विदर्भ में मानसून का आगमन बिल्कुल सही समय पर हुआ, लेकिन जून माह में अपेक्षित वर्षा नहीं हुई। साथ ही जुलाई माह के दौरान कुछ जिलों ने वर्षा के औसत व अपेक्षित स्तर को छू लिया, लेकिन विदर्भ के 11 में से 6 जिलों में अब तक अपेक्षित व औसत वर्षा नहीं हुई है, जिसके चलते विदर्भ में इस समय बारिश का आंकड़ा अपेक्षा से 5% कम है। जानकारी के मुताबिक जुलाई माह का पहला पखवाड़ा अमरावती सहित पूरे विदर्भ के लिए सूखा ही रहा। वहीं दूसरे पखवाड़े के दौरान कभी झमाझम तो कभी मध्यम स्तर की वर्षा हुई। इस समय तक विदर्भ के वाशिम जिले में सर्वाधिक 28% अतिरिक्त पानी बरसा है। उल्लेखनीय कि विदर्भ में गोंदिया, गढ़चिरौली व भंडारा जिलों को सर्वाधिक वर्षा वाला जिला माना जाता है, लेकिन इस साल इन तीनों जिलों में अब तक अपेक्षा से बेहद कम वर्षा हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को विदर्भ में अनेक स्थानों पर जोरदार पानी बरसने की संभावना है और बुल्ढाना व वर्धा जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मूसलाधार पानी बरस सकता है। पुरानी पेंशन सहित शिक्षकों की अन्य कई प्रलंबित मांगों को लेकर शिक्षण संघर्ष समिति की नेता संगीता शिंदे ने सोमवार 27 जुलाई को अमरावती में जिला पालक मंत्री सहित विधायकों के घर के सामने थालीनाद आंदोलन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। शिक्षण संघर्ष समिति की नेता संगीता शिंदे ने मांग की है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। साथ ही इससे पहले जिन मांगों को लेकर संगठन द्वारा समय समय पर आंदोलन किए गए हैं और अपनी मांग बुलंद की गई है, उन सभी मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं। असा 15 वर्षापूर्वी पूर्वलक्ष्य प्रभावाने असं कोणताही कायदा असा कोणताही नियम लागू होत नाही आणि तो लागू करण्यासाठी ही प्रशासनातली जे अधिकारी आहे ते निर्धावलेले अधिकारी आहे। जसं उपसचिव चारुशिला चौधरी मॅडम यांनी ही राजपत्र प्रकाशित केलं, या राजपत्राला विरोध करणं गरजेचं आहे। शिवसेना के पार्टी प्रमुख तथा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस अवसर पर स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की आर्ट गैलरी में शिवसेना की स्थानीय इकाई द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गुढ़े की प्रमुख उपस्थिति तथा शिवसेना के अमरावती महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में सांस्कृतिक भवन की आर्ट गैलरी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े, दिनेश बूब, श्याम देशमुख, पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल, सुधीर सूर्यवंशी सहित शिवसेना के अनेकों नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गुढ़े ने कहा कि शिवसेना हमेशा ही समाज के गरीब, वंचित एवं उपेक्षित तबके के साथ खड़ी है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस पर शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा रक्तदान शिविर जैसे आयोजन किए गए, जिसमें अब्दुल्ला पैलेस, ट्रांसपोर्ट नगर, सैफिया स्कूल के पास एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे के हाथों किया गया। इस समय नागपुरी गेट पुलिस थाने के थानेदार अर्जुन ठोसरे, हाफिज नाजिम साहब, हाजी इरफान सेठ, मौलवी अब्दुल्ला, अब्दुल जहीर, आरिफ सेठ, मेराज खान पठान, चाचा खान पठान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद मंसूरी, जुबैर हुसैन, अलीम भाई व बब्बू भाई आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय की ब्लड बैंक की टीम के डॉक्टर चिन्मय बोके सहित उनकी टीम ने रक्त संकलन का कार्य किया। रक्तदान शिविर में परिसर के रक्तदाताओं ने रक्तदान शिविर में परिसर निवासियों ने स्वयं स्फूर्त रूप से बढ़ चढ़कर सहभाग लिया। मंडल न्यूज़ बुलेटिन के इस हिस्से में क्राइम से संबंधित कुछ खबरें।
समीपस्थ बडनेरा के निकट साइकिल से रेल पटरी पार करते समय मालगाड़ी से टकराने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना अंजनगांव बारी टी पॉइंट के पास हुई। मृतक की शिनाख्त अंजनगांव बारी निवासी सचिन शामराव खंडारकर नामक 34 वर्षीय युवक के तौर पर की गई है। इस युवक की लाश रेलवे पुलिया के नीचे गंदे पानी में मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रेन से टकराकर सचिन साइकिल समेत पुल के नीचे जा गिरा। मृतक के भाई जीवन खंडारकर की रिपोर्ट पर बडनेरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पीएसआई संजय आतराम कर रहे हैं। नागपुर के अजनी परिसर अंतर्गत बालकृष्ण नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सहित उसके कथित प्रेमी को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना रविवार की रात अजनी में घटित हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति उमरलाल बरमैया को हिरासत में लिया है। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे अजनी परिसर में जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है। आरोपी उमरलाल बरमैया ने बताया कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध थे, जिसके चलते उसने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। समीपस्थ चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 3 फरवरी मालखेड़ के सराफा व्यवसायी से मारपीट करने के साथ ही 60,000 रुपये नकद व सोने चांदी के गहने लूट लिए गए थे। इस तरह की घटनाएं इस रोड पर आए दिन घटित होती रहती हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने आखिरकार इस गिरोह के सचिन सुभाष ढोरे व आकाश सुभाष ढोरे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मामले से जुड़े अन्य फरार लोगों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हिरासत में लिए गए आरोपियों ने मालखेड़ अमरावती रोड पर लूटपाट की कुछ वारदातों को लेकर कबूली बयान दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटपाट का काफ़ी माल भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। समीपस्थ रहमापुर पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 1.5 माह से फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस आरोपी द्वारा अपने ट्रक में लदे प्याज के माल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में ही बेचकर मालिक के साथ हेराफेरी की गई थी। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम अशोक रंगनाथ चौहान बताया गया है। रहीमापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी 105 क्विंटल प्याज अपने ट्रक में भरकर चिंचोली गांव से तेलंगाना के चिरोली के लिए निकला था, मगर आरोपी ट्रक चालक ने बीच रास्ते में हेराफेरी करते हुए 1,44,650 रुपये मूल्य के इस प्याज को बेच डाला और वह विगत 13 जून को फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। आखिरकार 1.5 माह बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 15 लाख रुपये कीमत का ट्रक तथा प्याज की बिक्री से जमा किए गए 70,000 रुपये नकद, ऐसे कुल 15 लाख रुपयों का माल बरामद किया गया। साथ ही इस अपराध में उसका साथ देने वाले नांदेड़ निवासी श्रीरंग शंकर पवार को भी गिरफ्तार किया गया है। समीपस्थ बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में कल रविवार की दोपहर विवाह के लिए मना करने पर एक युवती के घर में घुसकर चाकू की नोक पर उस युवती का अपहरण करने का प्रयास किया गया। इस समय इस युवती की चीख पुकार को सुनकर आस पड़ोस के लोग बाग दौड़े आए और आरोपी द्वारा इस अपहरण का प्लान फेल हो गया। आखिरकार परिवार के सदस्यों ने अकोला निवासी शुभम राजेश ठाकरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक शुभम ठाकरे बीच बीच में इस युवती को फ़ोन कर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया करता था, मगर युवती उसे हर बार मना कर देती थी। तब आरोपी ने कुछ दिन पहले इस युवती को धमकी दी थी और रविवार की दोपहर शुभम अकोला से मोटरसाइकिल द्वारा वलगांव पहुंचा और सीधा इस युवती के घर पहुंच गया। इस समय यह युवती अपने घर में अकेली थी और आरोपी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। युवती द्वारा मना करने पर गुस्से में आए शुभम ने अपने पास का चाकू निकालकर युवती को धमकाया और जबरदस्ती युवती को अपने घर से बाहर निकाला। इस समय अपने साथ जोर जबरदस्ती होता देख युवती ने जोरों से चीख पुकार मचानी शुरू की, जिसे सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। गांव वासियों को जमा होता देख शुभम ठाकरे ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की सहायता से इस आरोपी को पकड़कर वलगांव पुलिस के हवाले किया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।